हाय एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी बीकर। तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं लिट कोड 518 कॉइन चेंज 2। ये प्रॉब्लम लिट कोड में मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है और ये प्रॉब्लम बेसिकली एक पॉपुलर पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम में से आता है। ये प्रॉब्लम हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना रिकर्सन स्ट्रॉन्ग कीजिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर एटलीस्ट आप नैपसैक का जो दो प्रॉब्लम होता है, 01 नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद यही प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम एकदम डिट्टो आपका अनबाउंडेड नैपसैक के साथ मिलता जुलता है। देखिए, तो चलिए हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे coins representing coins of different denominations and an integer amount representing a total amount of money. Return the number of combinations that make up that amount. If that amount of money cannot be made up by any combination of coins, return 0. Okay? उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। यू may assume that you have an infinite number of each kind of coin. ये जो स्टेटमेंट है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स, यही अल्टीमेटली पूरे सवाल को घुमा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो सोचिए कि मेरे पास जो कॉइन गिवन है, मेरे पास 1 रुपी कॉइन है, 3 रुपी कॉइन है और 5 रुपी कॉइन है। ठीक है, 1 रुपी कॉइन है, 3 रुपी कॉइन है, 5 रुपी कॉइन है। ओके, तो इन्हीं कॉइन्स के मदद से मेरे को सोचिए, मेरे पास जो अमाउंट मेरे को जो देना है किसी को, सोचिए कि मैं एक शॉपकीपर हूँ। ठीक है, और मेरे को किसी को छुट्टा देना है। बेसिकली हम जो कहते हैं ना, छुट्टा दीजिए, तो छुट्टा मेरे को देना है 8 रुपया किसी को। तो मेरे पास लेकिन कॉइन क्या है, 1 है, थ्री है और 5 का है। तो इन तीनों को मिला के मैं कितने तरीके से मैं इस आदमी को 8 रुपया दे सकता हूँ। तो मेरे पास पहला मेथड में क्या ले सकता हूँ, मैं 5+3 ले सकता हूँ। ठीक है, मैं और क्या ले सकता हूँ, 3+3 +1 ऐसे ही मैं दे सकता हूँ। मैं और कैसे दे सकता हूँ, 5+1+1+1 मैं ऐसे दे सकता हूँ। मैं और कैसे दे सकता हूँ, 3+1+1+1+1+1, मतलब एक 3 रुपया का कॉइन और 5 1 रुपया का कॉइन। ठीक है, और मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं एक 1 रुपया का कॉइन ही मैं 8 1 रुपया का कॉइन में उसको दे दिया। तो मैं इन्हीं तरीके से मैं देख सकता हूँ। तो मेरे को दिख रहा है कि मैं क्या और भी मेरे से और कोई ऑप्शन बन सकता है। और भी शायद मेरे से और एक ऑप्शन, देखिए मेरे को देख लेंगे, 5+3 3+3 2+2 1। ठीक है, और कोई ऑप्शन मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 5 तरीके से मैं 1 3 5 कॉइन 8 रुपया किसी को मैं छुट्टा दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 को 2 बार ले रहा हूँ, 3 को 3 बार ले रहा हूँ, इधर 1 को मैं 3 बार ले रहा हूँ, इधर 1 को मैं 5 बार ले रहा हूँ, इधर मैं 8 बार ले रहा हूँ। ये मैं क्यों ले पा रहा हूँ, क्योंकि बस इस स्टेटमेंट के लिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाई मेरे को गिवन है, नंबर ऑफ इंस्टेंस फॉर ईच टाइप, नंबर ऑफ इंस्टेंस फॉर ईच टाइप मेरे पास बेसिकली इनफाइनाइट है। मतलब मैं जितनी बार चाहूँ मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, हमको ये नंबर ऑफ वेज पहले उनको दिखाना है। देखिए, नंबर ऑफ वेज हमें प्रिंट नहीं करना है, हमको बस ये बोलना है कि कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। अगर प्रिंट करने का बात आता तो चीज़ और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स गया नहीं है। बस पूछ रहा है कि नॉर्मल हमको बता दो कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए कि 1 3 5, ठीक है, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 3 5, 2 रुपया कॉइन है, 3 रुपया का कॉइन है, 5 रुपया का कॉइन है, और मेरे को जो अमाउंट उनको छुट्टा जो देना है वो मेरे को 1 रुपया मेरे को छुट्टा देना है उनको। तब बताइए कि क्या हो सकता है, कितने पॉसिबल वेज कुछ बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना, क्योंकि मिनिमम तो मेरा 2 ही है और मेरा अमाउंट उससे छोटा ही है। तो मैं कैसे दे सकता हूँ, तो मैं ये नहीं दे सकता, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें। देखिए, मैं पहले आपको एक रिकर्शन का बेसिकली आइडिया, इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से ही मैं इस प्रॉब्लम का डीपी सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। पहले देखिए, मैंने क्या कहा कि मेरे पास, सोचिए कि मेरे पास एक एरे है, एरे ऑफ कॉइन्स है। उस एरे में जो मेरा क्या है कि n कॉइन्स मेरे को गिवन है। ठीक है, तो मैं इस लास्ट से मैं स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लास्ट से चलूंगा। मैं इस एरे के लास्ट से मैं चेक करना स्टार्ट करूँ। लास्ट मतलब n-1th इंडेक्स से।
ओके। तो मेरा जो लास्ट का अमाउंट है, सोचिए कि लास्ट में यहाँ पे कोई एक्स है, एक्स रुपये का कोई कॉइन है, ठीक है, और मेरे को जो अमाउंट गिवन है वो मेरा अमाउंट AMT ऐसे ही मैं दे रहा हूँ, अमाउंट मेरे को किसी को छुट्टा देना है। तो इस केस में मेरे को क्या दो कंडीशन बन सकते हैं ना, कि मेरा ये जो एक्स है ये मेरा लेस देन या इक्वल टू अमाउंट हो सकता है, या फिर ये जो एक्स है ये मेरा अमाउंट से ज्यादा हो सकता है। ये तो दो कंडीशन बनेंगे ना, यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, बस दोनों इंटीजर है। सोचो कि मेरे पास दो इंटीजर है ए और बी, इन दोनों के बीच का क्या अगर मैं बेसिक रिलेशन बताऊं तो यही दो रिलेशन पॉसिबल है ना, या तो ए लेस देन इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, यही दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बोला। ठीक है, अब देखिए कि जब मैं इसको पहले देख रहा हूँ कि जब मेरा एक्स ग्रेटर देन अमाउंट आ रहा है, मतलब मेरा सोचिए कि अमाउंट क्या है, मेरे को किसी को, जैसे मेरा पहला केस हुआ था, मेरे को जो अमाउंट है वो 1 रुपी कॉइन है, और लास्ट वाला एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू मेरा 2 है, मतलब मेरा जो लास्ट वाला इंडेक्स वो 2 रुपी कॉइन है। तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ? मैं उसको नहीं दे सकता छुट्टा। तो जब मैं उसको नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला पार्ट को मैं स्किप कर जाऊंगा और मैं रेस्ट पार्ट के लिए अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक, यही मैं करूंगा ना। ओके, इतना हो। अब सोचिए कि अगर मेरे पास x जो है वो अगर अमाउंट से छोटा हो, अगर मेरे पास x जो है मेरे पास अमाउंट से छोटा हुआ, तो मैं दो काम कर सकता हूँ, मैं चाहे उसको ले सकता हूँ चाहे मैं उसको नहीं ले सकता। मेरे पे चॉइस है ना, देखिए मेरे पास तो चॉइस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो क्या बोल दे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईच ऑफ काइंड, और मेरे को बोल दे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मैं कोई भी कॉइन की जितनी बार मर्जी में ले सकता हूँ, चाहे मैं इसको ले सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 1 को नहीं लिया था, 1 मेरा यहाँ पे था ना, 1 को हमने यहाँ पे नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने 1 लिया था। यहाँ पे हमने 3 को नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे हमने 3 को लिया। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं चाहे उसको ले सकता हूँ चाहे मैं उसको नहीं ले सकता। ठीक है, तो मेरे पास दो चॉइसेस गिवन है, चाहे मैं इसको ले सकता हूँ चाहे मैं इसको नहीं ले सकता। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं कि इस कॉइन को अगर हम देते हैं, जैसे सोचिए कि मेरा अमाउंट जो है, तो अगर हम इसे लेते हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सोचिए कि मेरा जो रिकर्सिव फंक्शन होगा तो वो फंक्शन दिखने में कैसे होगा। तो मेरा जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा। तो सोचिए मैं उसको फंक्शन का नेम दे रहा हूँ इंट चेंज। ओके, तो उसके अंदर मेरा जो पहला आर्गुमेंट में के अंदर क्या जाएगा, इंट एरे। ठीक है, और सोचिए कि एरे का साइज जा रहा है, और क्या जा रहा है बोलिए, अमाउंट AMT। ओके, तो जब भी कोई रिकर्सिव सॉल्यूशन बनेगा उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है चॉइस डायग्राम। तो हम पहले चॉइस डायग्राम को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो चॉइस डायग्राम का हम देख ले रहे हैं, उसके बाद हम बेस केस को देखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या हो क्या रहा है। तो देखिए, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ, इस एक्स को मैं अगर ले रहा हूँ, तो मेरा इफेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट मेरा फंक्शन कॉल, देखिए मैंने इसको लिया तो मेरा उसके बाद ये फंक्शन कॉल में मेरा अब नेक्स्ट कॉल होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो सेम फंक्शन कॉल मेरा क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ चेंज, फिर मेरा जो एरे है। अब देखिए मैंने इसको लिया, सोचिए कि मेरा अमाउंट है 8 और एक्स है मेरा 1। तो मैं इसको एक बार लेने के बाद भी तो मैं दोबारा इसको ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? मैं इसको दोबारा चाहे ले सकता हूँ, 3 बार चाहे ले सकता हूँ, 4 बार चाहे ले सकता हूँ। मैं कब तक इसको ले सकता हूँ, जब तक ये अमाउंट से छोटा है मैं तब तक इसको ले सकता हूँ। मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक बार ले लिया तो मैं इसको दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि इसका इनफाइनाइट इंस्टेंस मेरे पास गिवन है, तो मैं इसको दोबारा भी ले सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा एन ही रहेगा, मेरा एन ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, अमाउंट माइनस ये जो वैल्यू है एक्स उसको हमें माइनस करना है, तो उसका वैल्यू क्या है, ARR ऑफ n-1। क्लियर? तो रिकर्सिव कॉल जो होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, अब सोचिए कि जब हम इसको नहीं ले रहे हैं, जब हम इसको नहीं ले रहे हैं तब उस केस में फंक्शन कॉल क्या होगा, उसमें फंक्शन कॉल सिंपली क्या होगा, मेरा एरे आएगा, ये n-1 होगा, लेकिन इस वैल्यू पे कोई चेंज होगा, अमाउंट के वैल्यू पे कोई चेंज होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, अमाउंट अमाउंट का ही रहेगा। और यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ पे भी हम इसको नहीं ले रहे हैं तो हम इसको स्किप करके बाकी एरे के ऊपर कॉल कर देंगे, एरे का लेंथ मेरा n-1 हो गया, मतलब रेस्ट पार्ट के ऊपर कॉल होगा, फिर अमाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए जैसे मेरे पास क्या बोला कि नंबर ऑफ वेज, जब नंबर ऑफ वेज बोला तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। देखिए जब जब ये पॉइंट होगा तब इस साइड से भी मेरे ऑप्शंस बनेंगे, इस साइड से भी ऑप्शंस बनेंगे, तो इन दोनों का समेशन ही तो मेरे को आंसर देगा। ठीक है, और ये एक अलग केस पे बन रहा है। ठीक है,
तो इसके बाद मैं पूरा कोड अच्छे से लिखने के पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ कि चलिए हम अपने बात कर लेते हैं कि बेस कंडीशन क्या होगा। देखिए बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्शन के लिए। बेस केस क्या हो सकता है? अब सोचिए बेस केस करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि मेरा स्मॉलेस्ट इनपुट क्या गिवन है। स्मॉलेस्ट इनपुट क्या हो सकता है? तो हम पहले बेस केस पे स्मॉलेस्ट इनपुट देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है स्मॉलेस्ट इनपुट पे? सोचिए कि पहले मेरे पास कोई कॉइन है ही नहीं, मेरा कॉइन जीरो हो गया। मेरा कॉइन जीरो हो गया लेकिन मेरा अमाउंट जीरो नहीं है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? क्या वो एक पॉसिबल वे है? क्या वो एक पॉसिबल वे है? वो तो वे पॉसिबल नहीं है, तो हम वे को जीरो कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा अमाउंट जीरो हो गया, अमाउंट मेरा अगर जीरो हो गया मतलब मेरे को और कोई पैसा नहीं देना है, तो वो मेरा एक वे तो बन गया ना। अगर किसी तरीके से मैं इस जगह पे पहुंच जाऊं कि मेरा अमाउंट जीरो हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने उसको पूरा पैसा लौटा दिया, तो ये मेरे को एक कॉम्बिनेशन मिल गया, तो उसके समय मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको वे इक्वल टू वन कर सकता हूँ। ठीक है, जब मेरा एन इक्वल टू जीरो होगा लेकिन अमाउंट नॉट इक्वल टू जीरो है, उस केस में वे मेरा जीरो होगा क्योंकि वो मेरा एक इनवैलिड वे है, वो उससे मैं पैसा उसको नहीं दे सकता। लेकिन जब मेरा अमाउंट ही जीरो हो गया है, चाहे एन इक्वल टू जीरो हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर एन इक्वल टू जीरो भी हो जाए मतलब मेरा पैसा भी खत्म हो गया, मैंने उसको छुट्टा भी कंप्लीट दे दिया, तो मेरा वो एक वे बन गया। और अगर एन नॉट इक्वल टू जीरो मतलब मेरे पास पैसा मौजूद हो गया लेकिन उसको मैंने पूरा पैसा दे दिया, तो वो भी एक वैलिड वे है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिकर्सिव कोड एक बार झट से देख लेते हैं। तो क्योंकि रिकर्सिव कोड से मैं आपको डीपी का कोड कन्वर्ट करके दूंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी रहता है आपको समझने के लिए कि आखिर एग्जैक्टली एक डीपी कोड डायरेक्टली इन्हें मतलब बॉटम अप अप्रोच में अगर आप एक डीपी को लिख रहे हो तो आपके लिए वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है। इससे बढ़िया कि आप रिकर्सिव कोड लिखो और उसके एकदम साइड बाय साइड आप डीपी का कोड लिखो, एकदम मतलब ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं। तो मैं देखिए मैं यहाँ पे एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं यहाँ पे डीपी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। क्लियर? तो देखिए पहला मैंने जो बोला, तो मेरा जो फंक्शन है, मेरा फंक्शन क्या है? इंट चेंज। तो मेरे पास सोचिए कि एक एरे गिवन है, कॉइन का एरे बेसिकली। एरे में उसका एरे नाम दे रहा हूँ इंट एन और अमाउंट। ओके, चलिए डीपी में भी सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। डीपी में भी मैं इसको सेम लिख रहा हूँ, इंट एरे इंट एन इंट अमाउंट। ओके, तो अब बात करते हैं। देखिए तो मैं पहले क्या लिख रहा हूँ? मैं पहले रिकर्सिव का बेस केस लिख रहा हूँ। तो रिकर्सिव बेस केस में मैंने पहले क्या बोला कि अगर मेरा अमाउंट जीरो हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया तो मैं रिटर्न वन कर दूंगा। ठीक, दूसरी केस में मैं क्या लिखूंगा कि अगर मेरा ये जीरो हो गया तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न जीरो। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि अगर एन इक्वल टू जीरो हो गया लेकिन अमाउंट नॉट इक्वल टू जीरो है। अमाउंट नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? जब अमाउंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये वाला कंडीशन फॉल्स देगा, तो इसके नीचे वाला कंडीशन रन होगा, उस केस में हम क्या करेंगे? जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को अलग से इसको पहले नहीं लिखा एन इक्वल टू जीरो एंड अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, वो मेरे को लिखने का जरूरत नहीं हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली मतलब डिफॉल्ट है, ये तो होगा ही उससे। ठीक है, अब आप समझिए कि डीपी में क्या होता है। डीपी में आप सोचिए, डीपी में मैंने क्या बोला कि रिकर्सिव कोड का जो बेस केस होता है वो डीपी में इनिशियलाइजेशन स्टेप आपका वो बन जाता है, इनिशियलाइजेशन स्टेप आपका उसका बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसका रिकर्सिव कोड देख लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये चेंजेस एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बेस केस हुआ, फिर उसके बाद हमने चॉइस डायग्राम का कोड लिखेंगे। चॉइस डायग्राम का जो हमने कोड बनाया वो क्या कोड बोल रहा है? तो पहला हमने कंडीशन क्या देखा? पहला कंडीशन हमने देखा कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट जो मेरा कॉइन है, क्या उसका वैल्यू अमाउंट से छोटा है? क्या उसका वैल्यू अमाउंट से छोटा है? अगर उसका वैल्यू अमाउंट से छोटा है तो हम क्या करेंगे? हम रिटर्न कर दे रहे हैं। दो केस, चाहे मैं उसको ले सकता हूँ, अगर मैं उसको ले सकता हूँ तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? चेंज। क्या रिटर्न करूंगा? चेंज ARR। देखिए मैंने उसको लिया, मैं उसको फिर से भी तो ले सकता हूँ ना, मेरे पास तो ऑप्शन गिवन है क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई है, तो एन एन ही रहेगा। बट चूंकि मैंने उसको लिया है तो अमाउंट माइनस ARR ऑफ n माइनस वन यहाँ पे होगा। ओके, ये हुआ एक चीज। उसके बाद प्लस, प्लस क्या होगा? जब मैं उसको नहीं ले रहा हूं, अगर मैं उसको नहीं ले रहा हूं तो मेरा जो सिंपल है ARR की तरह रहेगा, n माइनस वन, क्योंकि मैंने उसको नहीं लिया तो वो वाला पार्ट तो खत्म हो गया, तो n माइनस वन रेस्ट एरे के ऊपर कॉल हो जाएगा और अमाउंट अमाउंट की तरह ही रहेगा, अमाउंट पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा रिटर्न होगा, ये
प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। क्लियर? ठीक है। एल्स में क्या हो रहा है कि जब मैं उसको नहीं ले रहा हूं, तो जब मैं उसको नहीं ले रहा हूं तो उसका वही सिंपल कोड है, रिटर्न। मतलब जब आपका जो वैल्यू हो रहा है वो जो कॉइन का वैल्यू है वो अमाउंट से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि रिटर्न चेंज ARR n-1 अमाउंट। क्योंकि हमने उसको लिया है नहीं तो अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं तो n-1 हो गया। बस यही हो गया आपका रिकर्सिव कोड। इतना सा बस रिकर्सिव कोड है, आप इसको रन कीजिए, ये सारे टेस्ट केसेस पास करेगा, सारे टेस्ट केसेस पास करेगा। बस दिक्कत ये आएगा कि बार बार रिकर्सिव कॉल होने से स्टैक फुल हो सकता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ सकता है, या फिर बहुत ज्यादा रिकर्सिव कॉल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक कॉल हो रहा है, दो कॉल है, तीन कॉल है, तो ऐसे 3 बार जैसे रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं, तो इसीलिए ये हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन, तो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आने का चांसेस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस रिकर्सिव कोड को हम कन्वर्ट करते हैं डीपी में। डीपी यानी मैं यहाँ पे बॉटम अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब आते हैं कि बॉटम अप्रोच हम इसको कैसे करें। तो मैंने क्या कहा कि देखिए अब डीपी में कन्वर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स 1D होगा कि 2D होगा कि 3D होगा, वो कहाँ से पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, रिकर्सिव कोड के कौन कौन वेरिएबल्स बेसिकली चेंज हो रहे हैं। तो देखिए रिकर्सिव कोड पे दोबारा फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे अमाउंट माइनस एरर n-, तो अमाउंट वाला जो मेरा पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे कॉल हो रहा है रिकर्सिव फंक्शन, फिर देखिए n-1, यहाँ पे अमाउंट अमाउंट ही है, यहाँ पे भी n-1 है, अमाउंट अमाउंट है, तो n भी चेंज हो रहा है, लेकिन ARR चेंज मेरा नहीं हो रहा है। तो मेरे यहाँ पे दो बस पैरामीटर्स है जो चेंज हो रहा है, इसीलिए मेरा जो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा वो 2D। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा क्यों ये 2D मैट्रिक्स बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमको चाहिए 2D मतलब क्या होता है कि n×m टाइप का मैट्रिक्स होगा। जब n×m टाइप का मैट्रिक्स होगा तब हम क्या बोल सकते हैं कि हमने डीपी को कैसे इनिशियलाइज किया, डीपी ऑफ n+1, n यानी जो n ये है फंक्शन का जो n है, नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे या कॉइन्स एरे, ओके, और यहाँ पे अमाउंट +1। ठीक है, n+1 अमाउंट +1। क्यों? क्योंकि जो m है वो उसका वो डिपेंड करता है कि अमाउंट के ऊपर, और ये जो n है ये डिपेंड करता है मेरा जो गिवन नंबर ऑफ आइटम्स है या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स है। ओके, तो इन डीपी n+1 m+1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अमाउंट इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। तो हम इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। देखिए मैंने क्या बोला कि जो बेस केस होगा वो इनिशियलाइजेशन कन्वर्ट होगा। इनिशियलाइजेशन मतलब जो मेरा मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को पहले मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगा। इनिशियलाइजेशन मतलब पहले क्या हो सकता है, चाहे मैं ये रो फिलअप कर दूं, ये रो फिलअप कर दूं, और फिर मैं चॉइस डायग्राम के लिए मैं इस बाकी पार्ट को मैं फिल करूं। तो मेरा ये इनिशियलाइजेशन स्टेप होगा। ये जो स्टेप है मतलब ये जो पहला रो या फिर जो पहला कॉलम या फिर कोई डायगोनल, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट आपको इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियली हम यहाँ पे क्या करें, देखिए ये कैसे बोला, जैसे अमाउंट इक्वल टू 0। अमाउंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मैं थोड़ा नीचे आके इसको लिख देता हूँ। देखिए अमाउंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या बोला कि रो वाला पार्ट n डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट m डिनोट कर रहा है, या फिर हम इसको एज ए i लिख रहे हैं, यहाँ पे j लिख रहे हैं। ये m मतलब मैं अमाउंट बोल रहा हूँ, तो ये जो रे वाला पार्ट जो है वो अमाउंट डिनोट कर रहा है, ऐसा ठीक है। अब अमाउंट इक्वल टू 0, ये मतलब कौन सा पार्ट है, ये मतलब ये पहला जो कॉलम है ये इसको डिनोट कर रहा है। तो पहला कॉलम में ये क्या कह रहा है, पहला कॉलम में ये कह रहा है कि इफ अमाउंट इक्वल टू 0 रिटर्न 1। मतलब ये जो पहला कॉलम है इसमें हर एक जगह पे 1 स्टोर कर दो इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, दो फॉर लूप हम लिखेंगे। अब देखिए अब जो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 0। n इक्वल टू 0 मतलब कौन सा है, ये है मेरा n इक्वल टू 0, ये है ना, जो फर्स्ट रो है वो मेरा 0 है। तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 0 फिल कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 0। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये 0 क्यों नहीं हो, क्योंकि ये 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोचिए ये वाला क्या डिनोट कर रहा है कि जब n भी 0 है और अमाउंट भी 0 है, मतलब मेरे पास ना कोई पैसा है और मेरा अमाउंट भी 0 है, मतलब मैंने उसको पूरा छुट्टा दे भी दिया, तो ये तो मेरे लिए एक तो वैलिड आंसर बन रहा है ना, तो उसके इसमें यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं एग्जैक्टली,
हम देखिए तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा कि ये हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या कि चॉइस डायग्राम में क्या है। चॉइस डायग्राम को डायरेक्टली अगर हम डीपी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है कि पहले जहां जहां एन है, जहां जहां एन है उसको आई में कन्वर्ट करना है, और जहां जहां ये अमाउंट है उसको जे में कन्वर्ट करना है। बस इतना सा करना है। दो लूप चलाना है, जहां जहां एन है वहां पे आई लिखना है, जहां जहां अमाउंट है वहां पे जे लिखना है, ओके। और जहां जहां ये जो फंक्शन कॉल है, ये जो फंक्शन कॉल है इसको डीपी लिख देना है, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है उसके नाम से इनिशियलाइज कर देना है। देखिए मैं इसको कैसे एग्जैक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फिर फॉर इंट जैसे हमेशा मैंने क्या बोला कि दो हमको लूप चाहिए क्योंकि पूरा मैट्रिक्स फिलअप करना है, जे लेस देन इक्वल टू अमाउंट जे प्लस प्लस, ठीक है। तो मेरा पहला जो कंडीशन क्या था, इफ जे इक्वल टू जीरो, इफ जे इक्वल टू जीरो मतलब अमाउंट जीरो है, तो डीपी ऑफ आई जे मेरा क्या होगा, 1। यही होगा ना, जहां पे जे जीरो, जे मतलब क्या है, ये कॉलम मेरा जे है, रो मेरा आई है, तो जहां जहां जीरो जे जीरो है, जीरो जे जीरो कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पहले लिख दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद एल्स इफ करूंगा। एल्स इफ इसलिए किया क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे इफ लिखता, फिर से मैं अगर इफ लिखता तो ये मेरा केस क्या होता कि जब यहाँ पे जब मैं आई के लिए परफॉर्म करता तो ये वाला वैल्यू को ये चेंज कर देता, ये इस 1 को ये जीरो में कन्वर्ट करता, तो इसलिए मैं यहाँ पे एल्स इफ लिख रहा हूँ। तो एल्स इफ आई इक्वल टू जीरो, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्लियर, ये मेरा बस नॉर्मल जो बेस कंडीशन था उसका कोड हुआ। अब मेरा मेन कोड, तो यहाँ पे फिर से मैं एल्स इफ लिख रहा हूँ। एल्स इफ मैंने क्या, यहाँ पे क्या कंडीशन है, देखिए कंडीशन जो है वो भी सिमिलर रहेगा। एल्स इफ ए आर ऑफ, मैंने क्या बोला, एन की जगह पे आई लिख देंगे, एन की जगह पे आई लिख देंगे, ए आर ऑफ आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू, अमाउंट की जगह पे जे लिख देंगे, अमाउंट की जगह पे जे लिख देंगे, जे लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है, रिटर्न स्टेटमेंट हम मतलब डीपी में कहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं हम, बस जो यहाँ पे क्या है, पहला चेंज है, चेंज यानी, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या किसका वैल्यू मैं स्टोर कर लिख रहा हूँ, मैं डीपी ऑफ आई जे का वैल्यू अब स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ ए आर आर ऑफ एन और अमाउंट ऑफ आई माइनस वन। तो इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए ये क्या है, एन है, एन को मैं यहाँ से आई लिखूंगा, एन को मैंने आई लिखा, और अमाउंट माइनस ए आर आर ऑफ एन माइनस वन, तो जे माइनस क्या होगा बोलिए, इसको थोड़ा छोटा करके मैं ठीक से लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू डीपी ऑफ एन की जगह पे आई, यहाँ पे एन की जगह पे आई, और अमाउंट माइनस ए आर आर ऑफ एन माइनस वन, तो जे माइनस ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, ये ठीक है। एक हुआ, एक कंडीशन जब हम उस वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है, जब हम उस वैल्यू को ले रहे हैं तो वो उसका चेंजेस क्यों नहीं होगा, फिर से उसी मतलब उसको हम दोबारा ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो अमाउंट है वो तो मेरा घट रहा है, प्लस डीपी ऑफ हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नहीं लेंगे, तो देखें क्या है, इन माइनस वन है तो इन की जगह पे आई कर दे रहे हैं, और अमाउंट अमाउंट की तरह है तो उसको बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं, अमाउंट अमाउंट की तरह तो अमाउंट को बस जे ही लिख दे रहे हैं। क्लियर, बस इतना सा है। उसके बाद बस एल्स लूप होगा, एल्स लूप पे यहाँ पे क्या है, एल्स लूप पे हम डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, इन माइनस वन मतलब डीपी ऑफ आई माइनस वन और जी, बस इतना सा ये आपका पूरा जो लूप होगा ये कोड हो गया। उसके बाद एट दी एंड आप क्या कह दीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए डीपी ऑफ एन अमाउंट, बस इतना सा ही आपके पास है कोड। डीपी ऑफ एन अमाउंट हम लास्ट में क्यों रिटर्न करें, क्योंकि मेरा जो कोड होगा अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, ये वाला फिलअप हो रहा है, ये वाला फिलअप हो रहा है, फिर ये फिलअप होगा, ऐसे फिलअप होते 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 तो क्या होगा, जब एट दी एंड ये वाला इंडेक्स बोलेगा, जब मेरा आई का वैल्यू एन हो रहा है और जे का वैल्यू मेरा अमाउंट हो रहा है, यही तो मेरा मेन पूछा है ना कि तुम्हारे पास एन कॉइन गिवन है और अमाउंट इतना है, तो तुम इसका कितने नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो, तो यही कोड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही कोड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का क्या होगा, दोनों लूप चल रहा है, बस सिंपल दो लूप चल रहा है ए और आई, तो ये मेरा दो लूप क्या होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2D मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो वो भी ओ एन स्क्वायर, सिंपल बात है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने लीड कोड पे, देखते हैं इसको कोड करके क्या हो रहा है। तो मैं अपने लीड कोड पे आ चुका हूँ, तो देखते हैं चलिए कि कैसे हम इसे कोड कर रहे हैं।
तो पहले बात मैं अपना एक साइज मैं चेक कर लेता हूँ कि कॉइन्स का साइज़ क्या है, क्योंकि वहाँ से ही मेरे को मैं अपना मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो डी ऑफ n+1 फिर अमाउंट +1, ठीक है। फिर मेरा दो लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू अमाउंट j प्लस प्लस इफ j इक्वल टू 0, मैं क्या बोल रहा डी ऑफ आई जे, ये मेरा क्या होगा 1 के बराबर होगा। एल्स इफ i इक्वल टू 0, मेरा डी ऑफ आई जे 0 के बराबर होगा, ठीक है। फिर एल्स इफ मतलब जब मेरा कोई कॉइन है ही नहीं तो उसके इसमें मेरे को देना नहीं है, मतलब मेरा तो एरर हो गया ना। जब मेरे पास कॉइन नहीं है लेकिन मेरा अमाउंट खत्म, मतलब मेरा अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में मेरा वो जो वे है वो इनवैलिड है, कोई वे मेरे पास मौजूद है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बोला, एल्स इफ क्या चेक कर रहे हैं, इफ कॉइन्स ऑफ i-1 अगर वो मेरा लेस देन इक्वल टू j हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, डी ऑफ आई जे वो मेरा इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ आई, मैंने क्या बोला पहले हम उसको ले रहे हैं, तो पहले जब हम उसको लेंगे तो मेरा आई तो आई रहेगा, लेकिन जो जे होगा वो उससे एक से मतलब कॉइन का वैल्यू से वो तो घट जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, डी ऑफ i-1 जे, जब हम उसको नहीं ले रहे हैं तो हम उसको स्किप कर दे रहेंगे, ठीक है। डी ऑफ फिर से मेरा जो एल्स कंडीशन, जब कॉइन का वैल्यू क्या हो रहा है, जे से बड़ा हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डी ऑफ आई जे इक्वल टू डी ऑफ i-1 जे, ठीक है। और एट दी एंड हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न डी ऑफ n अमाउंट, बस, ठीक है। तो इसको पहले हम रन कर लेते हैं। तो इनका जो गिवन सैम्पल टेस्ट केसेस हो गया वो तो पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ट्राई कीजिए चॉइस डायग्राम पहले ड्रॉ करके रिकर्सिव कोड लिखना, फिर रिकर्सिव कोड से मैंने जिस तरीके से बोला कि आप अपना डीपी कोड लिखिए उसी तरीके से आप उसको डीपी कोड लिखिएगा। अगर आपको इसका मेमोइज्ड वर्जन देखना है तो आप ये खुद से कर सकते हैं। तो अगर मेमोइज्ड वर्जन रिकर्सिव कोड से कैसे लिखते हैं इसके लिए आप एक मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्ट्रेंज प्रिंटर एक प्रॉब्लम के ऊपर है, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैं रिकर्सिव कोड को कैसे मैं मेमोइज्ड वर्जन में लिख सकता हूँ। तो वो वीडियो देख के आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको पक्का ये देखें मेमोइज्ड वर्जन में भी ये एक्सेप्ट हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।